जितने भी छात्र छात्राएं क्लास 10th के फर्स्ट टर्मिनल का एग्जाम देने वाले हैं तो उनका लेकर आ चुके हैं साइंस का यहाँ पे सब्जेक्टिव आंसर की, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव का आप लोगों का करा दिया गया है। जो भी विद्यार्थी लोग अभी तक साइंस का ऑब्जेक्टिव का आंसर की नहीं देखे तो जाइए फटाफट आप लोग चैनल पे और ये ऑब्जेक्टिव का वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। आप लोग सारा ऑब्जेक्टिव का आंसर की बताया गया है। आप लोग इस वीडियो में हम सब्जेक्टिव का आंसर की करवाने वाले हैं और साथ ही साथ बताने वाले कि इसको आप लोगों को किस तरह से डाउनलोड करना है सब्जेक्टिव का आंसर की, और जो ओरिजिनल पत्र है उसका PDF किस तरह से डाउनलोड करना है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। जो लोग अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर एक सब्जेक्ट का जो वीडियो है आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे। और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सभी दोस्तों के पास आप लोग शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए साइंस का हम सब्जेक्ट ही करवाएंगे। आप लोगों का टाइम वही रहने वाला है 2 घंटा 45 मिनट और 80 मार्क्स का साइंस का एग्जाम होता है, सभी विद्यार्थियों को मालूम होगा। और खंड में आप लोगों का वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा और खंड बा जो रहेगा उसमें विषयनिष्ठ प्रश्न रहेगा यानी सब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा। तो चलिए ऑब्जेक्टिव काम करवा दिए हैं तो इस वीडियो में हम सब्जेक्टिव के लिए लेकर आए हैं। तो आप लोग सब्जेक्टिव का आंसर चाहिए तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। और सभी को, ठीक है, जिनका अगर PDF डाउनलोड नहीं होता तो आप लोग को क्या करना है, आप लोग को PDF डाउनलोड नहीं होता तो जितना हम आंसर बताया ना आप लोग कॉपी में नोट करते चलेंगे, ठीक है। कॉपी में नोट करिए क्योंकि आप लोग बता दें कि 101% ये बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न का आंसर है। तो आप लोग का हूबहू एग्जाम में कल यही देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग सभी यही प्रश्न आप लोग बिल्कुल पढ़कर जाना है। तो चलिए पहला क्या है प्रश्न, टिंडल प्रभाव क्या है। फिजिक्स का क्वेश्चन है टिंडल प्रभाव क्या है। तो उत्तर इसका क्या हो जाएगा, टिंडल प्रभाव क्या होता है कि कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के परिवर्तन के कारण टिंडल प्रभाव होता है। जब प्रकाश किसी कोलाइडी माध्यम से होकर गुजरता है तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है तथा प्रकाश के मार्ग दिखाई देने लगता है। प्रकाश की इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, टिंडल प्रभाव कहा जाता है, ठीक है। तो ये देखिए आप लोगों का लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो आप लोग बिल्कुल ये 2 मार्क्स का प्रश्न आप लोग से पूछा गया तो आप लोग इतना जवाब जरूर देकर आएंगे। अगला है मानव नेत्र दृष्टि दोष क्या है। बताइए मानव नेत्र का दृष्टि दोष क्या होता है। तो क्या होता है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि मानव नेत्र में दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं। यदि लेंस द्वारा रेटिना पर बनने वाला यह प्रतिबिंब स्पष्ट ना हो तो नेत्र में दोष उत्पन्न हो जाते हैं जिन्हें नेत्र दोष कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो यही मानव नेत्र दृष्टि दोष कहलाता है। तो ऑप्शन ये बिल्कुल आपका दूसरा का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या, उत्तल दर्पण में अंतर लिखना है। क्या लिखना है, उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण में अंतर लिखना है। तो क्या हो जाएगा, तो चलिए अवतल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण की परावर्तक सतह धंसी हुई रहता है। अवतल दर्पण का फोकस जो होता है वास्तविक होता है और अवतल दर्पण का वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब का निर्माण करता है। और इसका क्या होता है खासियत कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु का आकार से बड़ा या छोटा या बराबर होता है। इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, ठीक है। चलिए इसी प्रकार देख सकते हैं आप लोग उत्तल को, ठीक है। उत्तल का यहाँ पे क्या हो जाएगा, उत्तल को, तो उत्तल दर्पण का प्रवर्तक सतह उभरा रहता है। उत्तल दर्पण को फोकस काल्पनिक होता है। उत्तल दर्पण के केवल काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण करता है और उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के आकार से छोटा होता है और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपसारी दर्पण कहते हैं, ठीक है। तो ये देखिए आप लोग अवतल और उत्तल दर्पण में अंतर लिखना है। अगला प्रश्न क्या है, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण क्या है। आप लोग इसको बतलाना है कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण क्या होता है। तो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण क्या होता है, तो प्रकाश से वर्ण विक्षेपण सूर्य के प्रकाश को प्रिज्म से गुजारने पर यह प्रकाश 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। प्रकाश से जुड़ी इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अतः श्वेत प्रकाश का 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाने की घटना को हम लोग वर्ण विक्षेपण कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए आप लोग का फिजिक्स में जो है वो 5 प्रश्न का उत्तर देना है और 5वें प्रश्न का यहाँ पर उत्तर दिया गया। तो आप लोग सभी आंसर को फटाफट नोट कर लेंगे कॉपी पेन से नोट कर लेंगे और सभी को एग्जाम में जाकर एकदम यही प्रश्न को छाप देना है। इसी प्रकार आप लोग देखेंगे केमिस्ट्री का, ठीक है। तो केमिस्ट्री का भी यहाँ पे बनाना है आप लोगों को। केमिस्ट्री का कितना क्वेश्चन बनाना है, तो केमिस्ट्री का आप लोगों का 4 क्वेश्चन बनाना है। तो चलिए केमिस्ट्री के चारों प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो क्या है, पहला प्रश्न क्या है, अपघटन, ठीक है। अपघटन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। ये भी लघु उत्तरीय प्रश्न है। अपघटन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो क्या समझते हैं, तो विद्युत प्रकाश वियोजन या अपघटन वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें एक पदार्थ के टूटने से 2 या 2 से अधिक नए पदार्थों का निर्माण होता है जिनके गुण मूल पदार्थों के गुणों से बिल्कुल भिन्न होते हैं, उसे हम लोग वियोजन कहते हैं, ठीक है। तो यही आपका वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। अगला प्रश्न है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है। रासायनिक जो समीकरण होता है उसको संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि किसी भी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान बनता है ना ही समाप्त होता है, यानी कि उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों का कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। अतः रासायनिक समीकरण में द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का पूर्ण रूप पालन करता है। यही आपका रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक हो जाता है। तो ये बिल्कुल सही सटीक आंसर हो जाएगा। अगला है उत्फुल्ल क्या है, ठीक है। आप लोग से पूछा गया उत्फुल्ल क्या होता है। तो धोवन सोडा में जल के 10 अणु क्रिस्टल जल के रूप में संयुक्त होते हैं। इन क्रिस्टलों को जब वायु में खुला छोड़ देते हैं उसमें से जल के 9 अणु निकल जाते हैं। वह सोडियम कार्बोनेट
नेट मोनोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाता है। इसी गुण को हम लोग उत्फुल्ल कहते हैं। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन आयन जल में किस रूप में विद्यमान होते हैं? बताइए, हाइड्रोजन आयन जो होते हैं जल में किस रूप में विद्यमान होते हैं? तो कौन सा रूप में हाइड्रोजन आयन जो जल में विद्यमान होते हैं? तो हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकते, किंतु ये जल के अणुओं के साथ मिलकर रह सकते हैं। ये जल के अणुओं के साथ संयोग करके हाइड्रोनियम आयन H3O+ बनाते हैं। इसलिए हाइड्रोजन आयन को सदैव H+ या H3O+ के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो ये देखेंगे आप लोग 17 का सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आप लोग चलेंगे जीव विज्ञान। ठीक है, जीव विज्ञान में भी आप लोग का क्या करना है, आप लोग का 4 प्रश्नों का उत्तर देना है आपका बायोलॉजी में। तो चलिए बायोलॉजी का हम 4 प्रश्नों को देखने से पहले आप लोग को बताते हैं कि इसका जो PDF है वो आपको किस तरह से आपको PDF को डाउनलोड करना है, ओरिजिनल प्रश्न को डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करना है, तो जो भी विद्यार्थी है क्लास 10 के, सबसे पहले आप लोग क्या करना है, गूगल खोल लेना है। गूगल खोलना है, आपके पास क्रोम ब्राउजर है तो क्रोम खोल सकते हैं और जस्ट एजुकेशन आप लोग लिखकर सर्च कर देना है। जैसे ही जस्ट एजुकेशन लिखकर सर्च करेंगे आपके सामने वेबसाइट मिलेगा justeducation.com का। इस पर लिंक वाले पे क्लिक कर देंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप ऊपर की ओर स्लाइड करेंगे तो यहाँ पे देख पाएंगे क्लास 10 ऑल सब्जेक्ट का एक सेक्शन बना हुआ। तो इस सेक्शन पे क्लिक करेंगे, क्लास 10 ऑल सब्जेक्ट। यहाँ पे आप लोग ऊपर की ओर स्लाइड करेंगे तो यहाँ पे देख पाएंगे कि क्लास 10 फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम 2023 ऑल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड, इस वाले लिंक पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। इस पे जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग यहाँ से आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। यहाँ से जितना भी इन्फॉर्मेशन दिया गया है सब को आप लोग आसानी से पढ़ पाएंगे। आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पे नीचे आइएगा तो साइंस, सोशल साइंस, मैथ सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे डाउनलोड का लिंक दिया गया। तो फटाफट यहाँ से डाउनलोड वाले पे लिंक क्लिक करके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। आपका PDF भी डाउनलोड हो जाएगा। साथ ही साथ इसका जो सब्जेक्टिव का जो आंसर किया उसका भी PDF आपका डाउनलोड हो जाता है। बाय द वे कोई कारण बस कोई एरर बस आप लोग को अगर डाउनलोड नहीं होता है तो आप लोग को घबराना बिल्कुल भी नहीं। आप लोग को क्या करना, ट्राई करना। नहीं होता तो आप लोग को क्या करना, आप लोग को जो वीडियो में बताया गया आंसर इसको आप लोग को कॉपी में नोट कर लेना है। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। क्या है, जीव विज्ञान का यानी बायोलॉजी का। बायोलॉजी में भी 4 प्रश्नों का आपका उत्तर देना है। अब क्या है, जीवों के लिए पोषण अनिवार्य क्या है? बताइए, जीवों के लिए पोषण अनिवार्य क्या है? तो जीवों के लिए पोषण अनिवार्य क्या है बताइए। इसका सही आंसर क्या है, तो जैविक प्रक्रियाओं के संचालन, वृद्धि, टूट फूट को रोकने आदि कार्यों के लिए जीवों में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए खाद्य पदार्थों की जरूरत होती है जो पोषण की क्रिया से जीव प्राप्त करते हैं। अतः इसलिए जीवों के लिए पोषण अनिवार्य होता है। अगला है 23 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्यों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है? कैसे होता है बताइए। मनुष्यों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का जो परिवहन होता है वो कैसे होता है? तो कैसे होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, मनुष्यों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन को श्वसन कहते हैं। यह प्रक्रिया फेफड़ों द्वारा संपन्न की जाती है। फेफड़ों में सांस के द्वारा पहुंची हुई वायु में से हीमोग्लोबिन, लाल रक्त कण ऑक्सीजन को ग्रहण करके शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचता है। इस प्रकार ऑक्सीजन शरीर के प्रत्येक अंग तक पहुंचता है। ठीक है, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा, मनुष्यों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है इसी प्रकार। तो इसका बिल्कुल सही और सटीक आंसर है। इतना आप लोग लिखते हैं तो आपको 2 मार्क्स का ये सभी प्रश्न आपको आसानी से यहाँ से 2 मार्क्स मिलने वाला है। चलिए अगला प्रश्न क्या बोला गया। अगला प्रश्न है, पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है? पादप में जो भोजन का जो स्थानांतरण होता है वो कैसे होता है? तो पादपों की पत्ती या प्रकाश संश्लेषण क्रिया से अपना भोजन तैयार करती है और वह वहाँ से पादप के अन्य भागों में भेजा जाता है। प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों का वह स्थानांतरण कहलाता है। यह कार्य संवहन ऊतक के फ्लोएम नामक भाग के द्वारा किया जाता है। फ्लोएम द्वारा भोजन का संवहन एक सक्रिय प्रक्रिया है जो ऊर्जा का उपयोग में लाती है। खाद्य जैसे सुक्रोज को ऊर्जा ATP करते हुए फ्लोएम में स्थानांतरित किया जाता है। तो ये देखिए आप लोग पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है उसको बताया गया है। तो आप लोग बिल्कुल हूबहू इसी तरह से आपको एग्जाम में लिख कर आना है। अगला प्रश्न है, मृतजीवी पोषण क्या है? मृतजीवी पोषण क्या है, किसको हम लोग बोलते हैं? तो पोषण का एक प्रकार जिसमें कोई जीव किसी मृत जीव के शरीर यानी कार्बनिक पदार्थ से उन्हें अपने शरीर के बाहर अपघटित करके घुलनशील पोषक तत्वों को अवशोषित करता है, उसे हम लोग मृतजीवी पोषण कहते हैं। ठीक है, तो ये देखिए 28 का मृतजीवी पोषण क्या है ये बतलाया गया आप लोग। तो बस इतना ही क्वेश्चन का आप लोग आंसर करके आना एग्जाम में, और इतना आप लोग लिख देते तो आपको सारा क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर कवर हो जाएगा। और साथ ही साथ आपका जो ऑब्जेक्टिव का भी आंसर की करवा दिए तो आप लोग ऑब्जेक्टिव का भी आप लोग यहाँ से आप लोग 40 में 40 बनाकर आइएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का आप लोग के लिए वीडियो अपलोड हो चुका है। तो जो भी विद्यार्थी अगर ऑब्जेक्टिव का नहीं देखे तो ऑब्जेक्टिव का जरूर देख लीजिएगा। और इस वीडियो में अंत तक जो बने होंगे तो सभी दोस्तों के पास आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सभी को बोल दीजिए सब्सक्राइब करने, क्योंकि आने वाले हर एक सब्जेक्ट का वीडियो आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखेंगे। तो चलिए आज के वीडियो में बस हम इतना ही देते हैं। अगर वीडियो अच्छा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हम मिलेंगे फिर एक नेक्स्ट और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।